नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको हमारी जो स्पेशल एजुकेशन में जो डीएड या बीएड या अन्य किसी भी प्रकार के कोर्स करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो हमारा जो टॉपिक जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, उसकी हम आज तक आपके सामने 7 वीडियो जो है रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर चुके हैं और आज हम 8वीं वीडियो जो है वो आपके सामने बना रहे हैं, जिसमें हमारा जो पार्ट चल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। क्योंकि हमारा जो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन में यदि आप किसी भी प्रकार की डिग्री करते हैं, चाहे वो डीएड है चाहे वो बीएड है, चाहे आप डीएड और बीएड आईडीडी में करते हैं, एचआई में करते हैं, या आप बीआई में करते हैं, एमडी में करते हैं, या एएसडी में करते हैं, या कोई अन्य प्रकार का कोर्स यदि आप करते हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी मतलब डिसेबिलिटी के बारे में आपको आना बहुत जरूरी है। डिसेबिलिटी क्या होती है, डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या निवारण हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमें बहुत आवश्यक होती है। तो हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के अंदर आज हमारा 8वां वीडियो जो है वो आपके सामने है और आज हम पढ़ेंगे बौद्धिक दिव्यांगता। आज हम क्या पढ़ेंगे? बौद्धिक दिव्यांगता। आज तक हमने एचआई हियरिंग वाली जो है दिव्यांगता उसको पढ़ लिया है। हमने डीआई मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब हमारी जो अंधापन है उसको हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बौद्धिक दिव्यांगता। बौद्धिक दिव्यांगता मतलब मेंटल रिटार्डेशन, जिसको आप एमआर बोलते हैं। एमआर का फुल फॉर्म होता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन मतलब बौद्धिक रूप से यदि कोई बच्चा विकलांग है, बौद्धिक रूप से यदि वो सक्षम नहीं है, तो उसको हम बौद्धिक दिव्यांग बच्चा कह सकते हैं, या उस दिव्यांगता को बौद्धिक दिव्यांगता के रूप में हम जानते हैं। इसमें अपन को इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। एक तो आपको उसकी बुद्धि ध्यान रखनी है और एक उसका व्यवहार ध्यान रखना है। ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है और यदि ये 2 चीज जो है आपको पता है तो दोनों चीजों से मिलकर आपकी जो है बनती है बौद्धिक दिव्यांगता। मतलब एक तो जो कोई भी बालक है उसकी जो बुद्धि है, ठीक है ना, ये अविकसित रह जाए, ये विकसित ना हो, ये कैसी रह जाए? अविकसित। और इसका जो व्यवहार है वो असामान्य हो, मतलब सामान्य ना हो। जैसे माना कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, उसकी उम्र जो है वो 10 ईयर हो गई, मतलब 10 साल का एक बच्चा है, लेकिन एक 10 साल का बच्चा जिसकी बुद्धि कितनी हो सकती है, कौन कौन से कार्य वो कर सकता है, कौन कौन सी बातें वो समझ सकता है, यदि ऐसी बातें को नहीं समझ पा रहा है, मतलब वो 10 ईयर वाला बच्चा है, उसकी बुद्धि जो है वो 10 साल के बच्चे के बराबर नहीं है, उसके एक्चुअल नहीं है, या जो कार्य 10 साल का बच्चा कर पाता है वो कार्य वो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे की बुद्धि का विकास जो है वो नहीं हुआ है। उस बच्चे की बुद्धि उसकी आयु के अकॉर्डिंग जो है वो विकसित नहीं हो पा रही है, इसलिए वो इन कार्यों को करने में सक्षम नहीं है, तो आपको बौद्धिक दिव्यांगता कहलाएगी। एक उसका व्यवहार, एक व्यक्ति जो होता है उम्र के अकॉर्डिंग सभी व्यक्तियों के व्यवहार चेंज होते हैं। एक बच्चा होता है किसी से भी कुछ भी कह सकता है, किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये एक बच्चा है, ये एक बालक है, ये इस चीज को नहीं समझता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा तो उसका व्यवहार चेंज होता है, मतलब वो बड़े व्यक्तियों को, बड़े लोगों को, अपने से बड़े भाई है, बहन है, घर में जो भी है, समाज में जो भी लोग हैं, उनके साथ में वो एक अच्छा व्यवहार करता है, उनके साथ वो अपना व्यवहार अपने उस व्यक्ति के तरीके से करता है। लेकिन यदि कोई बच्चा सामान्य व्यवहार नहीं कर पा रहा है, मतलब जो व्यवहार उसको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है,
तो वो बच्चा बौद्धिक दिव्यांगता के अंदर आता है। कुल मिलाकर आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि यदि कोई भी बच्चा, उसकी जो बुद्धि है और उसका जो व्यवहार है वो एक सीमित है, सीमित मतलब बहुत कम है, जिनसे वो अपने जो कार्य है, या सामाजिक कार्य हो या शैक्षणिक कार्य हो या कोई अन्य कार्य हो, उनको वो नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाता है, सामान्य तरीके से नहीं कर पाता है, तो ऐसा बच्चा जो है वो बौद्धिक दिव्यांग बच्चा कहलाता है। बौद्धिक दिव्यांगता ये कहलाती है, जो दिव्यांगता उसके अंदर आई है। अब इसका हम वर्गीकरण करेंगे कि इसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। इसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, तो वर्गीकरण के लिए अपन को जो है, इसका वर्गीकरण तो 3 आधार पर अपन को किया गया है, लेकिन 3 आधारों में से जो एक आधार हमारा जो इंपॉर्टेंट है, उस आधार को आपको पढ़ना और उसको समझना बहुत जरूरी होता है। उसको हमें पढ़ना चाहिए और उसके आधार पर ही हम इस बौद्धिक दिव्यांगता का वर्गीकरण देखेंगे। ये आपको इसका अर्थ, मुझे लगता है कि आपको इसका अर्थ आराम से समझ में आ गया हो। देखिए, इसके जो 3 आधार होते हैं वो शैक्षणिक भी होते हैं, चिकित्सकीय वाले भी होते हैं, चिकित्सा संबंधी भी होते हैं, और एक मनोवैज्ञानिक इसका वर्गीकरण होता है। यदि हम इसके वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण, तो इसका जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आधार पर। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बिंदु है कि हम एक बच्चे को उसकी मनोविज्ञान के आधार पर, उस बच्चे को हम मनोविज्ञान के आधार पर उस बच्चे की दिव्यांगता को हम किस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन को ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मनोविज्ञान के आधार पर यदि किसी बच्चे को आप बौद्धिक दिव्यांगता निर्धारित कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक शब्द आपको जो है वो आना चाहिए, और ये होता है बुद्धि लब्धि। क्या होता है ये? इसको आप आईक्यू भी बोल सकते हो। हम कहते हैं कि भाई इस बच्चे का आईक्यू सही नहीं है, इस बच्चे का आईक्यू बहुत तेज है, इस बच्चे का आईक्यू जो है मीडियम है, इस बच्चे का आईक्यू जो है वो डाउन है। तो आईक्यू होता क्या है? आईक्यू को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे का आईक्यू क्या हो सकता है? तो आईक्यू का मतलब आपको पता होना चाहिए, और इस आईक्यू के आधार पर ही हमने बौद्धिक दिव्यांगता को बांटेंगे। इसके जो 4 प्रकार होते हैं वो इसी के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बुद्धि लब्धि क्या होती है। बुद्धि लब्धि का मतलब होता है कि एक बच्चा जो है उसका किसी भी बात को समझने के लिए, जैसे माना कि आप उसको कोई चीज पढ़ाई से संबंधित समझा रहे हैं, उसको कोई व्यवहार से संबंधित समझा रहे हैं, उसको कोई पारिवारिक, कोई सामाजिक, कोई कैसी भी बातें यदि आपको समझा रहे हैं, तो उस बात को समझने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो समझने की क्षमता उसके अंदर कितनी है, वो किस प्रकार उसको समझ पा रहा है, कितना उसको समझ पा रहा है। तो ये चीज होती है, वो आपकी बुद्धि लब्धि होती है। लेकिन इसको जो निकालने का सूत्र होता है, इसको आप निकालोगे कैसे? इसको निकालते हैं हम मानसिक आयु। कौन सी आयु? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ये आपका सूत्र जो है ये आपको ध्यान रखना है, इससे आप बुद्धि लब्धि निकाल सकते हो। अब इसमें देखिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु क्या होती है। मानसिक आयु जो होती है वो आपकी मस्तिष्क की आयु, मतलब आपकी जो बुद्धि की आयु क्या है, और एक वास्तविक आयु, वास्तविक आयु को मतलब होता है जो उसकी उम्र है। जैसे माना कि बच्चा 10 साल का हो गया है, लेकिन 10 साल का होने के बावजूद भी उसकी जो मानसिक आयु है वो उसकी एक 5 साल के बच्चे के बराबर है।
कितने के बच्चे के बराबर है? 5 साल के बच्चे के बराबर है। तो हम माना कि यहाँ पर आप निकाल के देख सकते हो, जैसे एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, उसकी मानसिक आयु 6 है, जबकि वो उसकी जो वास्तविक आयु है वो 10 साल हो गई। 10 साल का बच्चा है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा? ये आईक्यू लेवल हम यहां से निकाल सकते हैं कि उसका आईक्यू लेवल जो है वो आपका 60 होगा, मतलब वो 60 है उसका आईक्यू लेवल। अब इस आईक्यू लेवल के आधार पर आप उस बच्चे को डिसाइड कर सकते हैं कि ये बच्चा बौद्धिक रूप से दिव्यांग है या वो बौद्धिक रूप से दिव्यांग नहीं है, और यदि है तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको ये जो बच्चा है ये बौद्धिक रूप से विकलांग है, क्योंकि हमारा ऐसा नियम है कि 0 से और 70 तक यदि कोई बुद्धि लब्धि है तो वो बौद्धिक दिव्यांग होता है। वो बालक क्या होता है? बौद्धिक दिव्यांग होता है। यदि किसी का आईक्यू लेवल 0 से लगाकर और 70 तक है, अब देखिए यहां पर इसका आईक्यू लेवल क्या है? 60, तो इसका मतलब ये बच्चा, हम कह देंगे कि ये बच्चा जो है वो बौद्धिक दिव्यांगता के अंदर आएगा। आराम से आप इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, आराम से आप इसकी बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं, और इसके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये बच्चा अपन की जो बौद्धिक दिव्यांगता है उसके कौन से प्रकार के अंदर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है आपको ये बुद्धि लब्धि यहाँ पर आराम से समझ में आ गई है कि बुद्धि लब्धि क्या होती है, इसको कैसे निकाला जाता है, और कितनी, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्धिक दिव्यांगता जो होती है उसका आईक्यू लेवल क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि 0 से और 70 तक होता है। यदि 70 से कम किसी का आईक्यू लेवल है तो वो बच्चा बौद्धिक दिव्यांग कहलाएगा, वो बच्चा बौद्धिक रूप से दिव्यांग कहलाएगा। अब अपन को इसका क्या है, वर्गीकरण पढ़ना है कि भाई इसको कितने आधार पर जो है बांटा गया है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, किसके आधार पर पढ़ेंगे? अपन मनोवैज्ञानिक आधार पर। तो ये मनोवैज्ञानिक आधार पर इसकी जो है वो 4 प्रकार की बौद्धिक दिव्यांगता 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 4 प्रकार की होती है। तो चारों प्रकार जो है अपन के आईक्यू के आधार पर चलेंगे। किसके आधार पर चलेंगे? आईक्यू के आधार पर चलेंगे। किसके आधार पर चलेंगे भाई? आईक्यू के आधार पर चलेंगे। तो अपन की जो सबसे पहली होती है, इसके आधार पर कितने प्रकार है? इसके 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4। चारों प्रकारों का हम आईक्यू लेवल भी देखेंगे और सब कुछ देखेंगे। अति अल्प बौद्धिक पहली होती है, अति अल्प बौद्धिक, अल्प बौद्धिक दिव्यांगता ये होती है। इसको आप इंग्लिश में माइल्ड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको माइल्ड कहते हैं। तो माइल्ड जो डिसेबिलिटी है, मतलब अति अल्प बौद्धिक दिव्यांगता जो है, इसका आईक्यू लेवल क्या होता है, कौन सी उम्र में ये है, ये ज्यादातर हो सकती है। तो यदि अपन इसको देखें, देखो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। आईक्यू लेवल इसका होता है 50 से 70। आईक्यू लेवल क्या होता है इसका? 50 से 70। और इसकी जो एज होती है वो 9 से 11 वर्ष तक होती है। मतलब ऐसा बच्चा जो है वो 9 से यदि 11 साल का बच्चा है, 9 से 11 साल का बच्चा है, और यदि उसका आईक्यू लेवल जो है वो 50 से अधिक है और 70 से कम है, तो ऐसे बच्चे को हम माइल्ड बच्चे के रूप में संबोधित कर सकते हैं। मतलब अति अल्प बौद्धिक दिव्यांग के रूप में उसको परिभाषित किया जा सकता है। इन्हें अपन यदि देखें तो इन्हें कक्षा 6 से इनको शिक्षा दी जा सकती है, कक्षा 6 से इनको पढ़ाया जा सकता है। आपको इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, ज्यादातर जो ध्यान रखना है वो आपको इसका आईक्यू लेवल ध्यान रखना है कि ये दिव्यांगता कितने आईक्यू लेवल पर होती है, ये कितने लेवल पर होती है। ये यदि अपन देखी जाए तो ये जो दिव्यांगता है ये बौद्धिक दिव्यांगता का सबसे ऊंचा स्तर है।
ऊंचा मतलब ये जो है वो इतने बौद्धिक रूप से ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है आईक्यू लेवल 70 से नीचे वाले सब बौद्धिक दिव्यांग होते हैं। मतलब ये बौद्धिक दिव्यांग में भी ये ऊंची क्वालिटी है, मतलब ये अच्छे मतलब ठीक ठाक बच्चे होते हैं। अब आपकी आती है अल्प बौद्धिक अक्षमता। कौन सी आएगी? अल्प बौद्धिक अक्षमता। ये अति अल्प बौद्धिक हो गई। अब आएगी आपकी अल्प बौद्धिक अक्षमता। कौन सी आएगी? नंबर 2 अल्प बौद्धिक अक्षमता, या आप इसको दिव्यांगता भी कह सकते हो, अति अल्प बौद्धिक दिव्यांगता। इसका जो आईक्यू लेवल होता है ये आपका 35 से 49 तक होता है। यदि किसी बच्चे का आईक्यू लेवल आपको लग रहा है कि वो 35 से 49 के बीच में है, और आपको पता है मैंने अभी आपको बताया कि ये कहां से आएंगे, ये हम सूत्र के द्वारा निकालेंगे। जो हमने अभी आईक्यू लेवल निकालने का, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र अभी हमने देखा था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे। यदि इसका आईक्यू लेवल किसी बच्चे का 35 से 49 तक आता है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये बच्चा जो है वो अल्प बौद्धिक अक्षमता के अंदर, ये इसको आप इंग्लिश में मॉडरेट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मॉडरेट, माइल्ड मॉडरेट, ठीक है ना। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। एक नंबर 3 पर आता है, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, केवल आपको आईक्यू लेवल ध्यान रखना। यदि आपको आईक्यू लेवल भी ध्यान है तो भी आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब है आपका गंभीर बौद्धिक अक्षमता। कौन सा है? गंभीर बौद्धिक अक्षमता। गंभीर बौद्धिक अक्षमता, यदि हम इसके आईक्यू लेवल की बात करें तो इसका आईक्यू लेवल जो होता है वो 20 से और 34 तक होता है। 35 से 49 ये होता है, तो 34 तक ये होता है। ये अपन को ध्यान रखना है कि गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता आईक्यू लेवल जो है वो 20 से 34 तक होता है। इसको अपन इंग्लिश में सेवर कहते हैं, ठीक है ना। इसका बौद्धिक लेवल क्या होता है? 20 से और 34 तक होता है। ये अपन को ध्यान रखना है। अपन को इसके अलावा और कोई ध्यान हो या ना हो। एक नंबर 4 पर होता है अति गंभीर, अति गंभीर बौद्धिक अक्षमता। अति गंभीर बौद्धिक अक्षमता, इसमें आपका जो आईक्यू लेवल है वो आपका 0 से और 20 तक होता है। यदि 0 से 20 तक यदि किसी का आईक्यू लेवल है तो हम उसको क्या कहेंगे? अति गंभीर कहेंगे। इसको हम प्रोफाउंड के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। किस नाम से? प्रोफाउंड। इसको हम इंग्लिश में प्रोफाउंड के नाम से जानते हैं। ये आपकी जो है वो बौद्धिक दिव्यांगता है, उसके अपन ने 4 जो है प्रकार हैं, और 4 प्रकार किसके आधार पर बताया? ये हमने मनोवैज्ञानिक आधार पर बताए हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर आपकी जो विकलांगता है, बौद्धिक दिव्यांगता है, वो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। और 4 प्रकार की होती है। चारों प्रकार में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, माइल्ड, मॉडरेट, सेवर और प्रोफाउंड, ये अपन को ध्यान रखनी है। अब यदि अपन इनको एक चार्ट रूप में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको आप थोड़ा सा इस प्रकार भी आप इनको याद रख सकते हैं, और यदि ऐसे भी आपको याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी होती है? आपकी 4 होती हैं। एक माइल्ड होती है, एक मॉडरेट होती है, एक सीवियर होती है और एक प्रोफाउंड होती है।
इनका अपन को आईक्यू लेवल ध्यान रखना है। देखिए यदि आप नीचे से चलते हैं तो 0 से और 20 तक होती है ये, और 20 से और 34 तक होती है ये, और 35 से और 49 तक होती है मॉडरेट, और माइल्ड होती है आपकी 50 से 70 तक। ये क्या है इनका आईक्यू लेवल, ये क्या है इनका आईक्यू लेवल। और ये क्या है आपकी एमआर की मेंटल रिटार्डेशन की क्या है ये प्रकार है। ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो बौद्धिक रूप से जो बौद्धिक दिव्यांगता का जो वर्गीकरण है मनोवैज्ञानिक आधार पर, ये आपका आराम से हो जाएगा। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक वाला या चिकित्सीय आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि अपन देखें, ये आपके प्रकार हो गए। अब अपन को देखना है कि हम इसके बच्चे की पहचान कैसे करेंगे, मतलब इसमें ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो हमें किसी बच्चे के अंदर दिखते हैं, और उन लक्षणों के आधार पर हम पहचान जाते हैं कि ये बच्चा जो है वो बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, मतलब बौद्धिक रूप से ये सक्षम नहीं है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, मतलब इसमें कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देंगे बच्चे में कि आप उसको पहचान जाएंगे कि ये बच्चा जो है वो आपका बौद्धिक रूप से विकलांग है। अब अपन को देखना है कि यदि आप किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं, यदि वो सामान्य बच्चों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह सीख नहीं पाता है, सीख नहीं पाता है, माना कि मैं आपको कोई भी चीज पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई भी चीज सिखा रहा हूं, कोई कार्य करना सिखा रहा हूं, कोई चीज में पढ़ाई करना सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, या आपको चलना सिखा रहा हूं, खाना खिलाना सिखा रहा हूं, मैं कुछ भी आपको सिखा रहा हूं, लेकिन हमारी क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य बच्चों की तरह नहीं सीख पाते। मतलब मैं उनको एक सामान्य, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, तो इस पढ़ाई में वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। सामान्य बच्चे उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, उसको अपने समझते जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सामान्य बच्चों की तरह उसको नहीं सीख पाते। तो हमारा ये मानना होगा, हम पहचान जाएंगे कि ये बच्चा बौद्धिक दिव्यांगता के अंदर आ रहा है। यदि किसी बच्चे को बैठने में, ठीक है ना, बैठने में, खड़े होने में या अन्य कार्य में कठिनाई हो, माना कि एक बच्चा, जैसे माना कि हम है तो हम क्या है नॉर्मल रूप से बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, चल लेते हैं, ठीक है ना, जो भी हमको जैसा भी कोई आदेश देता है उसके अकॉर्डिंग हम कार्य कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बैठने में प्रॉब्लम होती है, जिनको खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, या कोई भी अन्य कार्य जब वो करते हैं तो उनको उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चों को हमें समझ जाना चाहिए कि वो बच्चे जो है वो बौद्धिक रूप से विकलांग हो सकते हैं। अब माना कि कोई हमारे तीसरे नंबर पर यदि इनकी कोई पहचान देखें, तीसरे नंबर पर जैसे किसी भी प्रकार की हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे किसी चीज को देखना, ठीक है ना, नाक से सूंघना, ठीक है ना, सुनना या अन्य, ये यदि हमारी कोई ज्ञानेंद्रियां है, और एक सामान्य व्यक्ति जो होता है किसी भी चीज को देख लेता है और किसी चीज को देखकर या उसको हाथ लगा करके
या उसको सुनकर या उसको सुनकर कैसे भी उसकी पहचान कर लेता है, उसको समझ जाता है। लेकिन यदि कोई बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चा है तो वो उनको इस क्रिया के अनुसार उसको समझने में बहुत कठिनाई होती है, उसको वो सही ढंग से समझ नहीं पाता है या उसको लेट समझता है, मतलब सामान्य बच्चों की तरह उसको नहीं समझ पाता है, तो वह बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चा कहलाता है। यदि कोई भी बच्चा अपनी भावनाओं को दूसरे लोगों तक आसानी से नहीं पहुंचा सकता, माना कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके मन में कुछ ऐसी बात है, वो आपको बताना चाहता है, उस बात को, अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचाना चाहता है और उस बात को वो आप तक वो स्पष्ट रूप से आसान तरीके से नहीं पहुंचा पा रहा है, मतलब उसको अपनी भावनाओं को तुम तक पहुंचाने का तरीका मालूम नहीं है, तो ऐसे बच्चे को हम बौद्धिक रूप से दिव्यांग बालक मानेंगे। एक यदि कोई ऐसा बच्चा है जो किसी कार्य या घटना को अधिक समय तक याद नहीं रख सकता, अधिक समय तक याद नहीं रख सकता है। यदि कोई बच्चा, जैसे माना कि मैं आपको ये चीज पढ़ा रहा हूं, आज आपकी ये चीज समझ में आ गई, लेकिन आप थोड़ी देर बाद ही इसको आप भूल जाते हैं, मतलब इसको आप अधिक समय तक याद नहीं रख पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम समझ जाएंगे कि इस बच्चे का जो IQ लेवल है वो बहुत कम है और ये बच्चा बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चा है। एक ऐसा बच्चा है बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चा है। आगे और भी इनकी पहचान है, जैसे 5 तो ये आपकी हो गई। देखिए, इनमें से जो चीज आपको याद हो सके, जो पहचान आप आसानी से याद कर सके, वो पहचान आपको याद रखनी है, यदि कोई भी बच्चा सामान्य क्रियाकलापों में कठिनाई हो, मतलब एक बच्चे के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीखने के बाद आती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सामान्य होती हैं। सामान्य मतलब उनको सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको वो ऑटोमेटिक सीख जाता है या ऑटोमेटिक वो क्रियाकलाप वो करता है। तो यदि ऐसे क्रियाकलाप जो उस बच्चे के अंदर सामान्य रूप से नहीं है या उनको करने में उसको बहुत कठिनाई आ रही है, तो हम समझ जाएंगे कि वो बच्चा जो है वो बौद्धिक रूप से विकलांग है। और एक अपन को यदि यहाँ पर कोई भी चेहरे में विकृति हो, तो भी हमारा जो है ये बच्चा बौद्धिक रूप से विकलांग माना जाएगा। जैसे उसके जबड़े हैं, दांत है, जैसे सिर है, वो सिर को ऐसे, मतलब जैसे मैं एक सामान्य व्यक्ति जो है वो खड़ा रहता है तो उसकी जो गर्दन है, उसकी गर्दन उसके कंट्रोल में रहती, उसकी गर्दन को जब वो हिलाना चाहेगा तब हिलेगी। यदि इस गर्दन को मैं यूं करना चाहूंगा तो यूं हो जाएगी, मैं यूं करना चाहूंगा तो यूं हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा बौद्धिक दिव्यांग बच्चा जो अपनी गर्दन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, मतलब जैसे उसकी यो हो गई और इधर से अपने यो कर दी तो यो चली गई, कभी यो चली गई, कभी यो चली गई, या उसके मुंह से हमेशा लार गिरती रहती है, तो ऐसे बच्चे को हम बौद्धिक रूप से क्या कहेंगे? दिव्यांग बच्चा कहेंगे। ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? हम बौद्धिक रूप से दिव्यांग कहेंगे। एक इनमें जो ये बच्चे होते हैं, इनमें भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते,
ये बच्चे भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। इनके अंदर कोई भी बात हो, कोई भी इनके अंदर कुछ भी आ रहा हो, तो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि मुझे ये बात, ये मेरा जो भाव है, ये इस व्यक्ति के सामने व्यक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति को ये भाव मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, तो ये भी इसको नहीं कर पाते हैं। 9वें नंबर पर यदि कोई बात करते हैं हम कि क्या करना है, क्या करना है या क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ये निर्णय नहीं ले पाते। ये अपने मन में ये सोच नहीं पाते कि मुझे क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये इनके दिमाग में जो चीजें आती हैं वो ये करते रहते हैं। मतलब इनके दिमाग में जो कुछ आएगा ये करेंगे, बाकी की इनको कोई मतलब नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक इनको जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, इनके अलावा, दैनिक कार्यों के अलावा, किसके अलावा, दैनिक कार्यों के अलावा, है ना, ये निर्देश नहीं समझ सकते हैं, ये निर्देश नहीं समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो दैनिक कार्य हैं, आपके दैनिक कार्य जैसे मानो कि वो सुबह जगता है, वो वॉशरूम जाता है, वो फ्रेश होने जाता है, या वो नाश्ता करता है, मतलब नहाता है, यदि वो जिन कार्यों को डेली करता है, यदि उनके बारे में उसको बताया जाए तो थोड़ा थोड़ा वो समझ जाते हैं। बाकी की यदि अन्य कार्य के बारे में आपको उसको कुछ भी बताएंगे, कुछ भी निर्देश देंगे, तो वो निर्देशों को नहीं समझ पाता है। एक ये जो समाचार और सूचनाएं होती हैं, इनको भी नहीं समझ पाते हैं। समाचार ऑब्लिक सूचनाएं नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कोई भी समाचार या कोई भी सूचना हो, जैसे माना कि टीवी के सामने बैठे हैं, वहां पर इनको कोई भी जो है वो न्यूज ये पढ़ रहे, सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो इनको वो आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो ये भी इनकी एक पहचान होती है। अब बात आती है कि ये बौद्धिक दिव्यांगता जो है, इसके कारण क्या है। ये देखिए, सभी दिव्यांगताओं में आपको यही चीज याद करनी है, ठीक है ना। इसके प्रकार है, इसके लक्षण है ना, और इसके कारण है और इसके निवारण है। ये सारी चीजें आपको दिव्यांगता के बारे में पता होना चाहिए। हमने इसका अर्थ पढ़ लिया, आप इसके प्रकार भी पढ़ लिए, इसके हमने लक्षण भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं। मतलब ये बौद्धिक दिव्यांगता जो है वो किस कारण से होती है, ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों से ये हमारे बौद्धिक दिव्यांगता जो है वो हमारे अंदर आ जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी दिव्यांगता के आप कारण लिखें, तो एक तो होते हैं प्रसव से पूर्व, एक होते हैं प्रसव के समय, और एक होते हैं प्रसव के बाद। ये लगभग आपके सेम होते हैं। तो प्रसव पूर्व के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो कारणों को हमको यहाँ पर देखना है। देखिए, प्रसव से पूर्व यदि अपन कार्य माने तो सबसे पहले अपन टीकाकरण, आपने देखा होगा कि टीकाकरण हम करते हैं। हम प्रसव से पूर्व में जब महिला गर्भवती होती है तो उस गर्भवती महिला को हम टीके लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं? टीकाकरण। ये 9 माह तक चलता है, मतलब जब तक प्रसव नहीं होता है, प्रसव के पूर्व में ये टीकाकरण होता है। यदि आप इस टीकाकरण को नहीं करवाते हैं तो बच्चे के अंदर कोई ऐसी संक्रामक बीमारी आने का खतरा रहता है जिससे कि उसका जो मानसिक विकास है वो मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, अविकसित हो जाता है, मतलब वो धीमी गति से विकास करता है या उसका विकास बिल्कुल से रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी अपन को ये बीमारी हो सकती है। यदि माँ
कोई नशा करती है, माँ कोई क्या करती हो, नशा करती हो। माने कि कोई माँ जो है, जो गर्भवती महिला है, वो यदि नशा करती है, शराब पीती है या अन्य प्रकार के किसी नशे का सेवन करती है, तो नशीली वस्तुओं का सेवन करती है, तो उस महिला से जिस बच्चे का जन्म होगा उसके अंदर ऐसी जो विकार है वो उत्पन्न हो सकते हैं। यदि कोई दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना में चोट लग जाए, जैसे माना कि कोई गर्भवती महिला है और गर्भवती महिला के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना में उसकी कोई चोट लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारी ये स्थिति पैदा होने का खतरा रहता है। यदि अधिक आप एक्सरे करा रहे हैं, एक्सरे अधिक होने से, एक्सरे अधिक करवाने से, मतलब हम देखते हैं कि गर्भवती महिला होती है वो बार बार डॉक्टर के पास जाती है, बार बार उसकी सोनोग्राफी होती है या कोई एक्सरे मशीन वगैरह जो भी किरणों वाली जो भी चीजें होती हैं, उनसे भी हमारे बच्चे को खतरा हो सकता है, उससे भी खतरा हो सकता है। एक अपन कोई हानिकारक दवाई ले ले, गर्भावस्था के दौरान हानिकारक दवाई लेने से, यदि किसी महिला गर्भवती है, गर्भावस्था के दौरान यदि उसने कोई भी खतरे वाली कोई भी माना कि वैसी कोई दवाई ले ली जो हानिकारक है, तो उस बच्चे के अंदर भी ये बौद्धिक दिव्यांगता आने के चांस रहते हैं। अब अपन, ये तो हो गया आपका प्रसव से पूर्व। अब अपन का दूसरा कारण होता है अगला, ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है और लगभग ये सभी डिसेबिलिटी में आपको ध्यान रखनी है। सभी डिसेबिलिटी के कारण लगभग सेम होते हैं, सभी के कारण लगभग सेम होते हैं। अब अपन को दूसरा कारण हो गया प्रसव के समय, प्रसव के समय। एक तो हो गया प्रसव से पूर्व और एक हो गया प्रसव के समय। यदि प्रसव समय से पूर्व हो, समय से पूर्व हो जाए, ये आपको पता है कि हमारा जो शिशु होता है वो गर्भ में 9 माह तक उसका पालन होता है। यदि उस बच्चे का जन्म जो है वो 9 माह से पहले हो जाए, 9 माह से पूर्व हो जाए, तो ऐसे बच्चे में, ये जरूरी नहीं है कि 9 माह से पूर्व कोई बच्चे का जन्म होगा तो वो मानसिक रूप से विकलांग होगा, बौद्धिक दिव्यांगता उसके अंदर आ जाएगी, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है यदि कोई बच्चा यदि समय से पूर्व हुआ है तो। यदि जो आपका भ्रूण है या शिशु है उसकी स्थिति असामान्य है, असामान्य स्थिति में है, यदि आपका शिशु जो है वो कैसी स्थिति में है, असामान्य स्थिति, मतलब सामान्य शिशु नहीं है, सामान्य भ्रूण नहीं है, जैसा बच्चा सामान्य होता है लेकिन ये कैसा है, असामान्य है, तो भी वो आपका बच्चा जो है बौद्धिक रूप से दिव्यांग हो सकता है। एक जन्म के समय वजन कम हो, जन्म के समय वजन कम हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपका जो बच्चा है वो बौद्धिक रूप से दिव्यांग हो जाएगा। एक, यदि प्रसव के दौरान, प्रसव के समय चोट लग जाए, प्रसव के समय चोट लग जाए, प्रसव के समय क्या हो जाए, चोट लग जाए, तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो बच्चे के बौद्धिक रूप से अक्षम होने के चांस रहते हैं। प्रसव के समय यदि किसी बच्चे को कोई भी चोट लग जाएगी तो भी आपके
बौद्धिक दिव्यांगता का कारण हो सकता है। आगे यदि अपन देखें तो यदि किसी कारण से माँ को कोई बेहोशी की दवाई दी गई है, क्या दी गई है आपको? बेहोशी की दवा दी गई है, बेहोशी की दवा दे दी जाए। अब ये क्या होता है कि कभी कभी बेहोशी की दवा जो है किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब कम ज्यादा हो जाती है, तो भी आपके बच्चे के अंदर ऐसे जो है वो लक्षण आने के चांस रहते हैं। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है प्रसव के समय की। अब बात आती है कारण प्रसव के बाद। प्रसव के बाद ऐसी कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर बौद्धिक दिव्यांगता आ जाती है? प्रसव के बाद जो है नंबर 30, प्रसव के बाद तो पहला कारण यदि अपन दे तो शिशु को पीलिया हो जाए। यदि शिशु को क्या हो जाए? पीलिया हो जाए। जन्म के समय यदि बच्चे को पीलिया हो जाता है तो पीलिया के कारण भी आपके बच्चे के अंदर बौद्धिक दिव्यांगता आ सकती है। एक कुपोषण नामक बीमारी जो आपकी है, कुपोषण हो तो भी बच्चे के अंदर आपकी ये बौद्धिक दिव्यांगता आ सकती है। एक यदि उसको बार बार क्या है? दौरे या मिर्गी, बार बार उसको दौरे आए या मिर्गी आए तो भी आपको ये समस्या हो सकती है, बच्चे को ये समस्या हो सकती है। या आपकी दुर्घटना में कोई दुर्घटना हो जाए और दुर्घटना में आपके मस्तिष्क को चोट लग जाए, मस्तिष्क को चोट लग जाए तो भी क्या है आपके सामने ये परेशानी आ सकती है। तो ये आपके जो है वो बौद्धिक दिव्यांगता के क्या है? कारण है। इन कारणों से बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है। अब यदि कोई बात करता है कि माना कि देखिए इसके निवारण की कोई बात करता है तो इन्हीं चीजों को आप उल्टा कर दीजिए। जैसे प्रसव के बाद किसी शिशु को पीलिया यदि हो या कम मात्रा में हो तो उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए, कुपोषण का इलाज कराना चाहिए। यदि मिर्गी और दौरे पड़ रहे हैं तो उनका हमें समय पर इलाज कराना चाहिए। दुर्घटनाओं से हमें बचना चाहिए। मतलब जो कारण आपके हैं उन कारणों से आप बचें, यही उसका क्या हो जाएगा? निवारण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका निवारण हो जाएगा। आज हमने बौद्धिक दिव्यांगता के बारे में सारी चीजें पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि बौद्धिक दिव्यांगता जो है वो आपकी समझ में आ गई होगी। और आप जो है, मैं देख रहा हूं कि जो भी वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं वो आप लोगों के लिए करते हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जब भी हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं तो बहुत से जो हैं वो हमारी वीडियो को क्लिक करते हैं, देखते हैं और 1 सेकंड 2 सेकंड देखकर उसको ऑफ कर देते हैं। मतलब केवल वो हमारी व्यूज के काउंट में आता है, मतलब इतने लोगों ने हमारी वीडियो को देखा, लेकिन वो उसको पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं। तो भैया आप यदि इसको पूरा कंप्लीट नहीं देखोगे तो ना तो हमारे बनाने का इसका कोई फायदा है और ना ही आपको इसका कोई फायदा होने वाला है। आप इसको 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए देखते हैं तो आपको इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको भी इसकी नॉलेज मिलेगी। आप अपने स्पेशल डिग्री को आसानी से एक कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप किसी भी प्रकार से पढ़ाई करके नहीं जाएंगे तो वहां पर आपको परीक्षा में डर लगा रहेगा। और इसमें तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलती है। यदि आप तुक्केबाजी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा भी आपको ज्ञान है तो आप तुक्केबाजी कर सकते हैं, मतलब आप कुछ अपना दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल ही आप सोचते हैं कि मैं तो बिल्कुल ही कुछ ना पढ़ूं और उसके बाद जब चाहूं परीक्षा में और तुक्केबाजी करके पेपर दे आऊं, तो ये संभव बिल्कुल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और आप इसी प्रकार हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, उसका फायदा उठाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।